हेलो गाइस। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, इस सारे एग्जामों में ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज ज्योग्राफी के टॉपिक भौतिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, टोटल अब तक 275 क्वेश्चन आ चुके हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत 275 क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 90-90 क्वेश्चन एक-एक पार्ट में रहेंगे, जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सौर मंडल से। तो सौर मंडल का हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है? तो इसके अंदर आंसर देख सकते हैं। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार सही क्रम निम्नलिखित है: बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। जीपीएस में कितने ग्रहों का उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? 28, 26, 24, 30। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 24। जीपीएस में कुल 24 उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय तूफान क्या है? खगोलीय पिंड के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागर में उत्पन्न तूफान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। खगोलीय पिंड चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी को चुंबकीय तूफान कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या पृथ्वी के क्वेश्चन नंबर 5, क्या पृथ्वी की घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं? जी हाँ, इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात तथा वार्षिक परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, अरुण। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ऑप्शन नंबर डी, वरुण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह सही है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। या अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, मतलब क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भागनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 7, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रहाणु परिकल्पना में, जौरीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में, अंतरराष्ट्रीय धूल परिकल्पना में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग जौहरी परिकल्पना के अंतर्गत किया जाता है। जौहरी परिकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1999 में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तारों की निश्चित गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फिलामेंट। ऑप्शन नंबर बी, नेबुला। ऑप्शन नंबर सी, ग्रहाणु। ऑप्शन नंबर डी, तारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेबुला। तारों के निश्चित गैस एवं धूल की राशि के पिंड को नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? ए बुध, सी पृथ्वी, डी बृहस्पति और डी प्लूटो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लूटो। प्लूटो की लंबाई सबसे अधिक है। प्लूटो की लंबाई सबसे अधिक है। प्लूटो पर 248 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है, जबकि बृहस्पति पर 12 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। पृथ्वी पर 365 दिन के बराबर और बुध पर 48 दिन के बराबर। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, बुध। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी, मंगल। शुक्र का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथों में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य के ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट होने के कारण उसे सूर्य के सबसे अधिक गर्मी मिलती है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, मंगल ग्रह सूर्य के चौथे स्थान पर है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल कितनी संख्या है? ये पीजीटी 2016 पे क्वेश्चन आया है। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या
100 से 200 अरब है। निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीप ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके। बृहत्तम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को अंतरम ग्रह तथा बृहस्पति, शनि और वरुण को बृहत्तम ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। अब पृथ्वी की सतह पर जो मौसम परिवर्तन होता है उसके क्या क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव, ये अभी हमने इसके पहले भी क्वेश्चन पढ़ा। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए पृथ्वी का परिक्रमण तथा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव आवश्यक कारक है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा तो उसको पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी को अपेजी कहा जाता है। विश्व की क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ और 6 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ और 40 डिग्री नॉर्थ। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लगभग 50% जनसंख्या 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री अक्षांश के बीच केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। इसके अंदर उपयुक्त कथन में कौन कौन से कथन सही है, इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही है। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता तथा उपयोगिता की अधिक संभावना है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलती है। भारत में सबसे बड़ा सौर संयंत्र भुज के पास माधोपुर में स्थापित किया गया है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की गई है। इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हरा ग्राफ, छल्लेदार ग्रह, लाल ग्रह, प्रातः संध्या तारा। तो इसके अंदर हरा ग्रह कौन सा होगा? हरा ग्रह हो जाएगा अरुण, छल्लेदार ग्रह शनि, लाल ग्रह मंगल और प्रातः संध्या तारा, भोर का तारा शुक्र। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम देखेंगे दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग। पीजीटी 2016 का क्वेश्चन 26.5 दिन, 28.5 दिन, 27.5 दिन, 29.5 दिन। इसका ऑप्शन नंबर डी 29.5 दिन। दो पूर्णिमाओं के बीच का समय होता है 29.5 दिन। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 29.5 दिन का होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है। अतः चंद्रमा पृथ्वी के तल में कभी कभी ही होता है। पूर्णिमा की अवस्था को वियुति भी कहा जाता है। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोपरनिकस, लाप्लास, टाल्मी, चैम्बरलिन। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। टॉल्मी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। टॉल्मी के प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया गया है। अल्मागेस्ट, जियोग्राफिक सेंट्रिक्स, भूगोल की रूपरेखा, एनालिमा, जियोग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सफेद डॉर्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। बिल्कुल सही। सफेद डॉर्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। बिल्कुल सही। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ये भी सही बात है। डॉर्फ के 1 चम्मच पदार्थ का भाग 10 क्विंटल हो सकता है। ये भी सही बात है। तो ये चारों ऑप्शंस इसके सही हैं।
ऑप्शन नंबर ए चारों कथन सही है, आई मीन चारों कथन इसके सारे सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? इसका हमने अभी देखा था, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। उपरोक्त ग्रहों में पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी 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 स्लाइड ऊपर हो जा रही है बार-बार। पृथ्वी उपरोक्त ग्रहों में पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। इसकी आकृति को लधवक्ष गोलाभ या ऑब्लेट सप्रियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर, एक ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 हेली गेल तथा विल्सन क्या है? ये एक धूमकेतु है। हेली गेल तथा विल्सन धूमकेतु है जिसे पुच्छल तारे भी कहते हैं। पुच्छल तारे वो तारे जिनकी पूंछ होती है, कहा जाता है धूमकेतु जब चलते हैं तो ऐसा अब देखने में ऐसा लगेगा कि उनकी पूंछ है। ये आकाशीय धूल बर्फ और हिमानी गैसों से आकाशीय धूल गैस और हिमानी गैसों से के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस में 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्र ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? ए कोपर्निकस, बी न्यूटन, सी हेरोडोटस, डी अरस्तु। तो निकोलस कोपर्निकस ने वर्ष 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। पोलैंड में जन्मे। इनका जन्म कहाँ हुआ था निकोलस कोपर्निकस का? पोलैंड में। 19 फरवरी 1473, 24 मई 1543 तक इनका कार्यकाल जो भी था, ये जीवित रहे, का जन्म ये हुआ, इनकी मृत्यु तब हुई। यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। कोपर्निकस ने बोला कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना तथा हेलियोसेंट्रिक मॉडल को लागू किया। कोपर्निकस ने कहा हेलियोसेंट्रिज्म का मॉडल दिया। इसका क्वेश्चन हमने पहले अभी पढ़ा था, पीजीटी 2016 के उसमें आ चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि आप रिपीटेड क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए और टाइम ना मिले तो आप वीडियो देखकर अपना रिवीजन पूरा करें। तो निम्नलिखित में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाह्य ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये सब अंतरम ग्रह है। इसका देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस को अरुण ये बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? मार्केटर प्रक्षेप, ज्वारकीय क्रीप प्रक्षेप, नोमोनिक प्रक्षेप, मोल्विड प्रक्षेप। तो मार्केटर प्रक्षेप पर खींची गई प्रत्येक सरल रेखा अक्षांश रेखा को एक निश्चित कोण पर काटती है। इसी प्रकार कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा जो मार्केट चार्ट पर दो स्थानों पर मिलती है, नौसंचालन मार्केट प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। नौसंचालन मार्केटर प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा? ये भी अभी हमने पढ़ा, शुक्र। भूगोल का तारा जुड़वा तारा सब शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। ऐसा कहे जाने के कारण आकार एवं द्रव्यमान के मामले में, एक आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी से थोड़ा ही कम, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? सी शनि। जेम्स टाइटन, जब टाइटन नाम आ गया टाइटन से आप समझ जाइए शनि। आदि शनि ग्रह के उपग्रह है। या आकार के हिसाब से सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि। इसका आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो निरंतर चलने वाली प्रति चक्रवातीय तूफान है। जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल धब्बा पाया जाएगा बृहस्पति पर और लाल ग्रह माना जाएगा मंगल। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल 525, बुध 88, अरुण 84। इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। पृथ्वी वाला राइट है, बुध वाला राइट है, अरुण भी राइट है, मंगल का गलत है। मंगल परिक्रमा करता है 6, 8, 7। माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
सूर्य से दूरी बतानी है ग्रहों की। पृथ्वी 20.88, मंगल 22.79, बृहस्पति 77.85, शनि 143. इसमें पृथ्वी का गलत है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अभी इसके पहले किया, ये बहुत ही रिपीटेड आ रहा है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.95 करोड़ है, इसलिए आप देखेंगे वीडियो ध्यान से तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन काफी मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? शुक्र। ये शुक्र के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, शुक्र क्वेश्चन काफी है जो रिपीटेड है सब। इसका वातावरण घनी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है। अभी अगला क्वेश्चन लगभग इसी से होगा कि इस पे CO2 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? मतलब जो भी चुंबकीय तरंग है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, एक्सरे, पैराबैंगनी किरणें, उनका लंबाई का सही अनुक्रम बताना है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग की लंबाई से बृहत्तम तरंग की लंबाई की सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश रश्मि, इंफ्रारेड, फिर रेडियोधर्मी। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सही आकृति क्या है? कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, जियोइड। पृथ्वी की आकृति जियोइड है। क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह क्या हैं? अब इसमें फिर से जो इंटरनल एक्सटर्नल थे, जो अंतरम बाह्यतम थे, उन्हीं के बारे में पूछा गया। क्षुद्र ग्रह है, इधर अंतरम ग्रह है, इधर बाह्यतम ग्रह है, तो इधर से बृहस्पति शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के मध्य अवस्थित है। कौन सा ऑप्शन है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर ए। उछल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करेंगे? सूर्य की। हर चीज ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा में सूर्य की ही परिक्रमा करती है। उछल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रहों का निर्माण मतलब ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में कथन दिया गया है। इसमें से कौन से कथन सही है आपको बताने हैं। ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्ले के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ। एकदम गलत। ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले हुए मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्ले के समस्त, ये भी गलत। ग्रह का निर्माण ग्रहणों के समूह के कारण गलत। ग्रहों का फिलामेंट से हुआ। जेम्स जीन्स की जौहरीय संकल्पना के अनुसार फिलामेंट में 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई, जिसके सत प्रतीत होने का कारण बड़े ग्रह बृहस्पति का मध्यवर्ती होना है। ये हमने अभी इसके पहले देखा था, ये 1996 में पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में। क्वेश्चन नंबर 38, कथन पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। एक गोलाकार धरातल के ना तो किनारे होते हैं, ना आदि ना अंत। इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अभी हमने पूछा था सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे अपसौर। उपसौर मतलब पास में, अपसौर मतलब दूर में। चंद्रमा जब चंद्रमा पास में रहेगा पृथ्वी के सबसे दूर, उसको पेरिजी कहेंगे। जब चंद्रमा सबसे दूर रहेगा तो उसके अपोजी कहेंगे। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास रहेगी तो उसे उपसौर कहेंगे, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहेगी तो उसे अपसौर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। एरियल, गनीमेड, चरोन, टाइटन। टाइटन हम जानते हैं किसका है? शनि। तो सबसे पहले इसको मिलाएंगे। टाइटन हो गए शनि की, तो ऑप्शन मैच करिए डी का 1, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर 4, ए का 4, एरियल का यूरेनस, गनीमेड का बृहस्पति, चरोन का प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में कथन दिए गए हैं, जिनको देखकर हमें सही बताना है। सूर्य कर्क रेखा पर होती है। बिल्कुल सही। कर्क रेखा पर तभी ग्रीष्म संक्रांति होती है, बिल्कुल सही। सूर्य मकर रेखा, गलत। ठंडा पड़ेगा तो जो मकर रेखा पे रहेगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बिल्कुल, जब सूर्य कर्क रेखा पे रहेगी तो दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। अगर मकर रेखा पे रहेगी तो दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी रहेगी। ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं? क्वेश्चन 1995 का है। तब की खोज के अनुसार बृहस्पति पर सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते थे, लेकिन अब लेटेस्ट अगर हम देखें तो लेटेस्ट के अनुसार बृहस्पति पर टोटल 95 उपग्रह पाए जा चुके हैं और शनि पर टोटल 145
145। तो लेटेस्ट खोज के अनुसार इतने ग्रह शनि पर 145 लगभग हो चुके हैं और बृहस्पति पर 95। ये जो दिया गया है ये भी लेटेस्ट ही दिया गया है, लेकिन इसके अनुसार दिया गया है 1995, लेकिन अब नई खोजों के अनुसार और ग्रह बढ़ चुके हैं। स्टेरॉइड बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रह के बीच पाई जाती है? स्टेरॉइड बेल्ट बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाई जाती है। स्टेरॉइड बेल्ट वही होगी, ये रही स्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ से बृहस्पति ग्रह शुरू, यहाँ से मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ग्रह के चारों ओर कोई भी आकाशीय पिंड चक्कर लगा रही है उसे उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आकाशीय पिंड के बीच दूरियां मापने की इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? प्रकाश वर्ष। कोई भी आकाशीय पिंड है अगर उसे हमें नापना है, जैसे पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होगी, प्रकाश वर्ष में ही नापी जाती है। जितनी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, उसी से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान बृहस्पति से संबंधित है। मैगलन के नाम से मंगल ग्रह का भी मैं टिक करना, ये बृहस्पति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से किसे सायकाल का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी शुक्र। ये सब मुझे लगता है आपको इसके बारे में पूरा याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, आपने पूरा देखा है डिस्क्रिप्शन पढ़ के, तो अब आपको याद हो गया होगा शुक्र के बारे में पूरा। ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग क्या होता है? आकाश का रंग काला होता है। हम जो नीला देखते हैं वो, क्योंकि प्रकाश की नीले रंग का प्रकरण ना हो सकेगा, क्योंकि जो हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें नीला रंग दिखाई देता है। वास्तव में हम जैसे ही, अगर आपने मूवी देखी होगी, कुछ भी मूवी देखा होगा, जब उपग्रह ऊपर जाते हैं, वायुमंडल से बाहर निकलते हैं, तो पूरा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। तो वास्तव में आकाश का रंग काला होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी सी दैट इन ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 51, आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 51 का डी, बृहस्पति तथा बुध। इसमें अगर इन्होंने प्लूटो माना है तो प्लूटो आपको ग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है? कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है लघु तरंगों का, दीर्घ तरंगों का, मध्य तरंगों का, पराबैंगनी तरंगों का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है लघु तरंगों का। पृथ्वी की कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, जो इसे अवशोषित कर ऊर्जा का दीर्घ तरंगों के रूप में वितरित करती है, जिसे भौमिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, या सूर्य ताप एवं भौमिक विकिरण के में संतुलन के कारण ही संभव हुआ। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। वह कल्प जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है उसे प्राचीन महाकल्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंड को कहते हैं एस्ट्रॉयड, जो हमने अभी पढ़ा था। ये भी क्वेश्चन अभी तक 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहता है? ये है हमारी पृथ्वी, हमारी माँ पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रह द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रह द्वारा प्रयोग की जाती हैं? तो इसके अंदर तापीय औरत तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और कॉस्मिक तरंगे, एक्सरे तरंगे। तो इसका उपयोग तापीय औरत तरंगे होंगी। तो इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग। तापीय औरत बैंड, तापीय प्रदेश की प्रमुख वायुमंडलीय खिड़कियां प्रकाशीय यांत्रिक क्रमविक्षों व विशिष्ट वीडियोकॉन तंत्र से प्रतिबिंबों की प्राप्ति, फिल्म से असंवेदनशील। पराबैंगनी 0.3 यूएम से कम तरंगे के कारण विकिरण का ऊपरी वायुमंडल की ओजोन गैस से पूर्णतः अवशोषण। गामा किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा विकिरण का पूर्णतः अवशोषण अर्थात दूर संवेदन के लिए विकिरण की प्राप्ति नहीं। क्वेश्चन नंबर 57, सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? रिपीटेड, बृहस्पति। दृष्टिगोचर तरंग दैर्ध्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रम बैंड का सही क्रम है?
तो पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल। पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल EMR स्पेक्ट्रम बैंड का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम है मतलब असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? नीला, हरा, लाल, ये आपको पता होगा। नीला, हरा, लाल ये प्राथमिक रंग है। इन्हीं तीनों रंगों को मिलाकर सारे कलर बनाए जाते हैं, सारे रंग बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश का रंग नीला होता है क्यों? यह भी मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो इसका हो जाएगा उल्काएं। सौर मंडल के बारे में हमको जानकारी उल्काओं से मिलती है। कैसे? अगर पृथ्वी, हमें कैसे पता लगा कि ब्रह्मांड ग्रह कैसे हैं कैसे नहीं है? जो पृथ्वी पर उल्काएं गिरी, जैसे महाराष्ट्र लोनार में बहुत जगह गिरी, तो उन धातुओं की जांच करके साइंटिफिक वे से पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी क्या मौजूद है और हमारे बाहर ग्रह जितने हैं उन पे क्या क्या मौजूद हो सकता है, इसकी सबकी जांच की जाती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस या 6000 केल्विन माना जाता है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है यह भी हमने फिर से देखा, 14,96000। ये रिपीटेड क्वेश्चन काफी हैं, तो आप ध्यान से देखिए और एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना सेकेंड लगता है? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1.3 सेकेंड या इनमें से कोई नहीं? गलती से भी कोई 8 मिनट 16.6 सेकेंड मत लगाना, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को लगता है पहुंचने में। ये चंद्रमा के प्रकाश में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? जो सूर्य का बाहरी भाग है, जो हमें दिखता है अपनी नंगी आंखों से, तो चमकता हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रकाश मंडल। सौर मंडल के किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है? फिर से वही क्वेश्चन आया, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार शनि में सबसे ज्यादा है। सौर स्पेक्ट्रम को सब उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से वही क्वेश्चन, सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे एक्सरे, फिर आ जाएगा परावैंगनी, फिर आ जाएगा सूक्ष्म, फिर आ जाएगा टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और कारण है। आपको इसमें से बताना है ये सही है कि नहीं। अपने सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। ये स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों बातें सत्य है। हम आते हैं इसके दूसरे सब टॉपिक में, पृथ्वी की उत्पत्ति कांड, लाप्लास, जेन्स की परिकल्पना। मतलब जितने वैज्ञानिक थे उनके विचार, उनकी परिकल्पनाएं और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं। सौर मंडल से संबंधित लगभग 69 क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं, और अब हम सेकंड इसके सब टॉपिक में देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 70 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है? यूसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन और ओलियोसीन। तो इसका हो जाएगा आंसर प्लेस्टोसीन। तारों की निस्तृत गैस एवं धूल की राशि के पिंड को क्या कहते हैं? नेबुला। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तारों की निस्तृत गैस एवं धूल की राशि पिंड को नेबुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न कालों में से कौन नहीं है? ट्रायसिक, चाकमाय, जुरासिक, कार्बनिक। भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में कार्बनिक काल नहीं है। पैलियोजिक काल में 6 शकों कालों में विभक्त किया गया है। कार्बनी शक, ऑर्डोविशियन, सिल्वरियन शक, डेवोनियन, कार्डेनिफेरस और पर्मियन। इसका ट्रिक है, अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो इसको ऐसे याद रखता है, कार्बियन शख्स, ऑर्डोविशियन, सिल्वरियन, कॉस, जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था ये कॉस हो गया। उसके बाद डेवोनियन डी और कार्डेनिफेरस और पर्मेनियन कॉस डी के पी। और अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया। अंतर तारकीय, ये सब एकदम याद रखिए, जो इन्होंने नियम दिए, परिकल्पना दी, तो को प्रतिपादित किया ऑटो स्मिथ, एफ होयल ने, रशेल ने, और इसको बिठा देते हैं, स्मिथ नहीं दिख रहा होगा, रशेल ने, हेरोल्ड जेफरीज ने। तो इसको दिया ऑटो स्मिथ ने। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिथ ने 1949 में किया था। ऑटो स्मिथ एक वैज्ञानिक थे। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस एवं धूल कणों से मानी है। इन्होंने माना है कि ब्रह्मांड में आदिकाल से गैस एवं धूल कण फैले हुए थे, जिन्हें उत्पत्ति उल्काओं और तारों से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में किसने कहा कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? C.M. किंग, जेम्स हटन, W.M. डेविस, W. पेक।
जेम्स हटन ने। वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन जेम्स हटन का है। जेम्स हटन ने एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन 1785 में किया। उन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास में प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे तथा इसी आधार पर प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 75, नेबुलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? ग्रहों का अद्वितीय प्रतिमान, गैसीय वलय का प्रतिमान, ग्रहाणु प्रतिमान, मूल ग्रह प्रतिमान। नेब्यूलार चक्रीय प्रतिमान की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या ग्रहाणु प्रतिमान है। ग्रहाणु प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी। ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? थॉमस चैम्बरलेन, फॉरेस्ट मेल्टन, जेम्स जीन चैम्बरलेन, ऑटो स्मिथ, मोल्टन और विलियम मैकरी और थॉमस विलियम मैट्रिक्स और थॉमस। तो निहारिका परिकल्पना विपरीत चैम्बरलेन एंडरसन में पृथ्वी की उत्पत्ति से अपनी ग्रहाणु चैम्बरलेन ने प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 77, नेबुलर परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रह के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? मूल ग्रह प्रतिमान, लाप्लासियन प्रतिमान, ज्वारीय-भाटा प्रतिमान, जेम्स जीन प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी लाप्लासियन प्रतिमान। ये सब देखा जाए तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी विचार प्रस्तुत किए, परिकल्पना दी, उनके बारे में ये एकदम आप रट्टा मार लीजिए किसने क्या दिया, ये पूछे जरूर जाते हैं और ये भूलने की ज्यादा संभावना होती है। तो फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत सन 1796 ईस्वी में व्यक्त किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये बुक याद रखिए, लाप्लास ने ये बुक लिखी। कांट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना में कुछ परिकल्पना की थी। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी, या निहारिका पहले से ही गतिशील थी या निरंतर शीतल होकर से उठती गई। वो ये परिकल्पना उन्होंने दी, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसने 1755 में नेबुलर परिकल्पना प्रस्तुत की? इमैनुअल कांट। सेम है, यानी भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, सेम वही क्वेश्चन। एक वाक्यांश किसकी अवधारणा? एक उत्तावाद। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 बार लगातार। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह कथन एक उत्तावाद अवधारणा से संबंधित है। एक उत्तावाद सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक देश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया? जॉर्जियन परिकल्पना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जीन्स और जेफरी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को जॉर्जीय परिकल्पना नाम दिया गया। गैसीय परिकल्पना कांट द्वारा प्रतिपादित की गई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय हैरी हेस को दिया जाता है, किंतु इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने की। क्वेश्चन नंबर 81, यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? चैम्बरलेन, इमैनुअल कांट, जेम्स जेफरी, लाप्लास। इमैनुअल कांट, मुझे पदार्थ दो और पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, यह कथन इमैनुअल कांट का है। कांट एक जर्मन दार्शनिक थे, ये भी याद रखना, ये जर्मन दार्शनिक थे। इसको मिटा दें, नहीं तो भी पढ़ने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? लाप्लास। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पना विभिन्न भूगोल विधियों द्वारा दी गई, जिसमें लाप्लास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो याद रखिए, एक के साथ दिया हुआ है। लाप्लास व रॉस निहारिका परिकल्पना, वन विसैकर निहारिका मेघ परिकल्पना, कांट गैसीय परिकल्पना, होयल सुपरनोवा परिकल्पना। अभी देखना इसी से क्वेश्चन यहाँ रिलेट होंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? ऑटो स्मिथ ने। अंतर तारक धूलि परिकल्पना को ऑटो स्मिथ ने प्रस्तुत किया। ज्ञात है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादक कास्ते द बफन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित में से कौन सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है? द्वैतकारक, ग्रहाणु, निहारिका, ज्वारीय। निहारिका परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना, रासजन की परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 85, वायु हॉयल लेटन का सिद्धांत, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। तो इसके अंदर अगर हम लोग देख लेंगे, ज्वारीय परिकल्पना किससे संबंधित है? ज्वारीय परिकल्पना संबंधित है फिलामेंट। यहीं से देख लेते हैं हम लोग। वायव्य राशि घूर्णनशील निहारिका, हॉयल के लिटलटन का सिद्धांत, तारकीय विस्फोट, ग्रहाणु परिकल्पना सौर जेट, ज्वारीय परिकल्पना फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कांट गैसीय सिद्धांत, जेम्स और जेफरीज ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना, रसेल द्वैतकारक परिकल्पना, लाप्लास निहारिका परिकल्पना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जेम्स और जेफरी ग्रहाणु परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? इमैनुअल कांट। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? होयल व लिटिलटन।
पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी नौतारा सिद्धांत प्रतिपादक हुए हुआ लिटिलटन महोदय हैं। पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। निहारिका क्या है? निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। कांट अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। कांट के कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही। यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि कांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है, बिल्कुल सही। तीनों सही है। कांट की दृष्टि में भूगोल क्या है? एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। कांट की दृष्टि से भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। ये हमने लगा लिया इसका सब टॉपिक नंबर 2। टोटल हमने 90 क्वेश्चंस लगभग कर लिए, 91। टोटल 275 क्वेश्चन होते भूगोल से आए हुए हैं। तो ये पार्ट 1 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में हम पृथ्वी की परिक्रमा और परिक्रमण एवं झुकाव उसके प्रभाव से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 से। तो जरूर देखिए पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।